गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 9th में व्याकरण का अभ्यास करेंगे। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आपको 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं पेपर्स में। जो 9th का सिलेबस है उसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे व्याकरण विभाग में। तो यहाँ आपको कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, 3 प्रकार की अशुद्धियाँ है, पदक्रम संबंधी, अन्वय संबंधी और अन्य नियम। तो 3 नियम आप सीख लोगे तो आप जो वाक्य की जो रचना, गलत वाक्य आपको दिया जाएगा एग्जाम में, आपको उसे शुद्ध करके लिखना है। आपको उसको जो गलती है वो निकाल के व्याकरण में शुद्ध भाषा में वो वाक्य लिखना है। तो पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ है जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 20 पे स्टार्ट करते हैं। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। तो हमेशा भाषा में पहले वर्ण, उसके शब्द और वाक्यों में निश्चित नियम ही होते हैं जिनसे भाषा है मानक स्वरूप मीन्स के जो व्याकरण संबंधी भाषा है वो प्रॉपर बनती है। मानक मीन्स के सही बनती है भाषा नियम से। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वो अशुद्धि है। मानक यानी जो नियम बनाए गए हैं व्याकरण के, उनसे अलग हम वाक्य या भाषा लिखे तो वो अशुद्ध माना जाएगा, वो भाषा हमारी अशुद्ध होगी। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। हमारी जो वाक्य रचना है वो अशुद्ध क्यों होती है? तो इसलिए अशुद्ध होती है कि हम व्याकरण के नियम को अच्छी तरह से समझते नहीं है। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि बोलते समय, लिखते समय हम जो कुछ भी लिखे या बोले वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी सही होना चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है पदक्रम संबंधी नियम। सबसे पहला पदक्रम संबंधी नियम। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। पहले तो हमें नियम है कि व्याकरण को हमें उसके निश्चित क्रम में रखना है। जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, ऐसे ही वाक्य बनता है। क्रिया भी के बिना भी वाक्य नहीं बनता, कर्म के बिना भी वाक्य नहीं बनता, कर्ता के बिना भी वाक्य। तो उसको हमें निश्चित क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। सबसे पहला नियम है वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। तो यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है। एक उदाहरण दिया गया है कि जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। जितेंद्र क्रिकेट खेलता है, यहाँ ये आपको उदाहरण है। तो जितेंद्र है वो है कर्ता, क्रिकेट है वो है कर्म, खेलता है वो है क्रिया। तो देखो ये तीनों का समावेश हुआ तब ये वाक्य प्रॉपर बना ना। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों का समावेश वाक्य में सुनिश्चित रूप से होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक। आपको पता है कि हमने कारक चिन्ह सीखा थे, कारक की विभक्तियां। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण से, के द्वारा, के से, नो, के लिए, के द्वारा, के ऊपर, के नीचे, ये सब कारक की विभक्तियां है। तो क्रायक है जो कर्ता और कर्म को छोड़कर से कारक की विभक्तियां है ना, वो प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होगी। इसका मतलब है कि जो कारक की विभक्तियां है
कारक की जो विभक्तियां है से, के, ऊपर, के द्वारा, के लिए, ये सब कारक की विभक्तियां है। वो हमेशा कर्ता और कर्म को छोड़कर कर्ता और कर्म के जो बीच के वाक्य है, कर्ता और कर्म का बीच होगा, उसमें ये विभक्तियां आएगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ देखो, कर्ता और कर्म के बीच ही ये कारक की विभक्तियां आएगी। कर्ता और कर्म के बीच ये विभक्ति आएगी। पहला उदाहरण है, माँ अपने पुत्रों के लिए, माँ अपने पुत्रों के लिए, ये के है वो कारक की विभक्ति है, के लिए। खाना बनाती है, तो माँ है वो कर्ता है, खाना है वो कर्म है। तो हुआ, माँ और कर्ता और कर्म के बीच ही हमें कारक विभक्ति लगानी है। पहला नियम, कर्ता और कर्म के बीच ही कारक विभक्ति आएगी। माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है, माँ है वो कर्ता है, खाना है वो कर्म है, बनाती है वो क्रिया है। तो यहाँ नियम दिया है कि कारक की विभक्तियां कर्ता और कर्म के बीच में ही होगी। दूसरा उदाहरण है, माताजी चाकू से फल काटती है, तो माताजी कर्ता, चाकू से फल काटती है, तो ये करण। तो कर्म क्या है? फल, काटती है वो क्रिया। तो माताजी और फल के बीच में ही से कारक की विभक्ति का हमें उपयोग करना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पेड़ कर्ता, पत्ते कर्म, से। तो कर्ता और कर्म के बीच ही कारक विभक्तियां हमें तीन सेंटेंस में देखी ना। कर्ता और कर्म के बीच ही से, के लिए, तो ये सब उसके बीच ही आएगी। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, लड़के कर्ता, क्रिकेट कर्म। तो लड़के और क्रिकेट के बीच में ही में आया कारक की विभक्ति। तो पहला नियम है कि कर्ता और कर्म के बीच में कारक विभक्तियों का हम उपयोग करते हैं तो हमारी भाषा शुद्ध होगी। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयोग होता है। तो यहाँ अपवाद भी है कि कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसमें कर्म के बाद प्रयुक्त होंगे, तो वो भी हमें देखना है कि कुछ तो एक ऐसे वाक्य होंगे तो जहाँ कर्ता और कर्म के बीच ये कारक विभक्ति नहीं आएगी, कर्म के बाद आएगी। तो उसका एक एग्जाम्पल देखो, प्रियंदा ने मनमोहन का सिर से पैर तक देखा। प्रियंदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। तो यहाँ प्रियंदा कर्ता, मनमोहन कर्म। तो कर्ता और कर्म के बाद, तो यहाँ कर्म के बाद आई को, सिर से पैर तक देखा। ओके, तो वो अपवाद है। कोई ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें कर्म के बाद कारक की विभक्ति आएगी। तो पहला हमने देखा कि कर्ता, कर्म और क्रिया सही लाइन में होना चाहिए। तो कर्ता और कर्म के बीच में कारक विभक्ति होगी, मगर कोई ऐसे अपवाद वाले सेंटेंस होंगे जिसमें कर्म के बाद भी हम कारक विभक्ति हो तो वो सही है। अभी तीसरा है, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। तो प्रश्नवाचक में हमें क्या ध्यान रखना है? तो पद है वो प्रश्न के विषय से ठीक पहले, जो मेन बात है वो प्रश्न से पहले होगी। अपराधी का पता चला, अपराधी पद है तो पहले ही उपयोग होगा। क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हो? तो जो भी प्रश्न पूछा जाए उसमें जो बात हमें कहनी है वो पद हमेशा पहला होना चाहिए, जो बात है वो पीछे न रह जाए। तो
पता चला अपराधी का, ऐसे हम नहीं बना सकते। अपराधी का पता चला वो सही है, पता चला अपराधी का तो ये व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। जिसकी बात कर रहे हैं वो पहले होना चाहिए। अपराधी का पता चला, सम्राट अशोक की बात कर रहे तो प्रश्न पूछा तो सम्राट अशोक पहले होना चाहिए। ओके। चौथा नियम है क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पूर्व आते हैं। हमने क्रिया विशेषण सीखा था जो क्रिया की विशेषता बताता है। धीरे धीरे, जल्दी, तेज, तेज हवा, तो हवा तो है तेज है तो हवा की विशेषता तो हमेशा क्रिया की विशेषता बताता है। तो देखो वो हमेशा क्रिया के पहले आएगा। हमेशा आप शुद्ध वाक्य देखो तो आपको देखना है क्रिया विशेषण है, क्रिया की कोई विशेषता बताने वाला कोई शब्द है तो वो हमेशा क्रिया से पहले आएगा। मोहन धीरे धीरे चल रहा है, चलने की क्रिया है तो देखो क्रिया विशेषण धीरे धीरे क्रिया से पहले आया। क्रिया विशेषण धीरे धीरे है वो क्रिया से पहले आया। श्याम तेजी से दौड़ रहा है तो देखो श्याम दौड़ना है वो क्रिया है तो क्रिया से पहले कैसे दौड़ रहा है? तेजी, तेजी है वो क्रिया विशेषण है। ओके। तो चौथा नियम है कि क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले होना चाहिए। अभी वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। तर्क संगति यानी जो हम बात कर रहे हैं ना उसकी संगतता होनी चाहिए। हम बात करते हैं इसकी और पूरा वाक्य हम ऐसे गुच्छ में जो पड़ जाए ना ऐसा वाक्य हमें नहीं करना है। तर्क संगत, उन दोनों के बीच जो हमने बात की है वो दोनों जो वाक्य पूरा एक साथ संगत होना चाहिए, उसमें रिलेशन है वो सही बनना होना चाहिए। जैसे देखो एक अशुद्ध वाक्य का आपको उदाहरण यहाँ दिया गया है कि छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, तो ये अशुद्ध वाक्य है। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूल की माला कभी बनती नहीं है। माला कैसे बनती है? 5, 6, 7, एक फूल तो फूल होता है, माला हमेशा 5, 6। देखो यहाँ हमें ऐसा लगेगा कि ये सही है, मगर छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला, एक फूल की माला कभी बनती नहीं है, ये अशुद्ध होगा। तो शुद्ध कैसे होगा? छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, माला के आगे एक आएगा। तो जो हम तर्क संगति, तर्क मीन्स के बातचीत कर रहे हैं वाक्य में, उसमें संगति यानी उसका संग समान, उसका संग, उसका साथ एक समान होना, उसका साथ अच्छे से होना चाहिए। जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो वह शुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध गाय, गाय शुद्ध नहीं, गाय तो शुद्ध होती है, शुद्ध गाय वो नहीं होता, अशुद्ध है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। ओके। तो ऐसी हमें वाक्य रचना में तर्क संगत होना खूब जरूरी है। जो बात कहे उसकी संगतता होनी जरूरी है। अभी खास छठा नियम याद रखो, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। खास याद रखो, न या नहीं, जो नकारात्मक नेगेटिव बात है ना, वो क्रिया से पहले ही उसका उपयोग हम कर लेंगे। वाक्य में क्रिया देखनी है, फिर उसके बाद ये न और नहीं का उपयोग हम करेंगे। शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, तो ये सेंटेंस अशुद्ध होगा। हमेशा हमें याद रखना है, न और नहीं वाला वाक्य है वो मिलेंगे, मिलना है वो क्रिया है, क्रिया से पहले ही हमें न और नहीं का उपयोग करना है। हम ऐसे सेंटेंस बनाइए, शिक्षक महोदय घर पर मिलेंगे नहीं, तो ये अशुद्ध नियम होगा। तो हमारा मानक स्वरूप में हमारी भाषा होगी नहीं। मानक स्वरूप देने के लिए हमें न और नहीं क्रिया से पहले ही लगाना है। तो मिलेगा मिलने की क्रिया है, उसके बाद पहले हमने लगाया, देखो नहीं, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा,
तो मांगेगा क्रिया से पहले ही। छठा नियम है कि न और नहीं है वो आप क्रिया से पहले ही उपयोग कर सकते हैं। सातवां नियम है आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा। हम किसी को आग्रह कर रहे हैं ना, किसी को आग्रह कर रहे हैं तो न, तो आग्रह में हम लो ना, दो ना, ऐसा आग्रह कर रहे हैं ना, तो न है ना, वो अवयव का प्रयोग वाक्य के अंत में करना है। देखो, चलोगे ना, तुम भी आओ ना, तो न है, जो किसी को हम आग्रह कर रहे हैं ना, तो उसमें न है वो हमेशा लास्ट में उपयोग होगा। चलोगे ना, दोगे ना, खाओगे ना, तो हम न का लास्ट में उपयोग करेंगे।